पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल को बांटने नहीं दूंगी। असल में यह बयान उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों ने यह बयान दिया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने जो दार्जिलिंग और तराई का क्षेत्र है उसमें विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहां ना स्कूल बने हैं, ना अस्पताल बने हैं, ना बिजली की व्यवस्था वहां की गई है और हमेशा उस क्षेत्र की जो है उपेक्षा की गई है, जिसमें सिलीगुड़ी का कुछ क्षेत्र है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं और तराई का कुछ क्षेत्र है। और इसलिए उन्होंने मांग की कि ये जो उत्तरी पश्चिम बंगाल है इसको एक अलग से यूटी बना दिया जाए, यानी इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए और केंद्र सरकार इस क्षेत्र में विकास के लिए विशेष पैकेज दे और इसका विशेष ध्यान रखे, क्योंकि यह क्षेत्र एक ऐसा है कि सबसे ज्यादा आय के साधन पश्चिम बंगाल को यदि देता है तो यह देता है, क्योंकि जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है यहीं पे चाय के बागान हैं और यह चाय देश विदेशों में जाती है। तो इससे जो रिवेन्यू आता है पश्चिम बंगाल का, जो मुख्य रूप से रिवेन्यू है वो इस क्षेत्र से आता है, चाहे वो चाय बागान के जरिए हो, फिर चाहे वो टूरिस्ट के जरिए हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने बाकायदा अलीपुर द्वार के एमपी हैं जान बारला, उन्होंने ये आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में टूरिस्ट भी आते हैं, उससे भी सरकार को पैसा मिलता है, टूरिज्म से पैसा मिलता है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लोगों के आने जाने के लिए रास्ते अच्छे नहीं है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा और ऐसे में ये उपेक्षा आज से नहीं है, ये मांग 1980 के दशक से लगातार चलती आ रही है। लेकिन अब एक बार फिर से इस मांग को दोहराया जा रहा है और वो मांग जब तेज हो गई थी, जब ये हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे उसके बाद जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में भी ये चीज देखने को मिली थी कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता या शहर में रहने वाले लोगों को किस तरह से वहां परेशानी हो रही थी, उनको टारगेट किया जा रहा था। और लोगों की ये मांग थी उस समय भी कि ये जो पूरा पश्चिम बंगाल है यहां पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या आकर के बस गए हैं, जिन्होंने यहां की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है और जिसके कारण से इस पूरे क्षेत्र में जहां एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इस पश्चिम बंगाल के विकास में लगे हुए हैं, लेकिन राजनीति के चलते उपेक्षा का शिकार जो ये क्षेत्र है उत्तरी पश्चिम बंगाल, इसको लेकर के हमेशा से आंदोलन होते रहे। आपको बता दें यहां पर 3 बड़े आंदोलन पश्चिम बंगाल के टुकड़े को लेकर हुए और यह कहा गया कि भाई इसके 3 टुकड़े कर दिए जाएं और यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, कुछ भाग को जो है असम में मिला दिया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो गोरखालैंड को लेकर 1980 के दशक में ये आंदोलन बहुत पीक पर था और उस समय गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ये बहुत सक्रिय था और इसके चलते बंद का आह्वान किया जाता था आए दिन। और हम देखते थे कि वहां सड़कें जाम कर दी जाती थी, रेल रोक दी जाती थी, सरकार की किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां कोई इस तरह का काम कर पाए कि उस बंद को खुलवा सके। आम जनता का डर के कारण या बहुत सारे लोग चाहते थे कि अलग राज्य बनेगा तो क्षेत्र का विकास होगा, उसके कारण लोग इन बंद को समर्थन करते थे। 1917 में इस दार्जिलिंग के क्षेत्र में आपको बता दें यहां पर 104 दिन का बंद बुलाया गया था और उसके बाद ये नेता अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो आतंकवादी घटनाएं होती थी जिसका चीन फायदा उठा सकता था, इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के ऐसे नेता थे जो यहां आंदोलन करते थे, इन सबको बैठकर एक टेबल पर बातचीत की गई और इनको समझाया गया कि हमारे किसी भी आपसी फूट के कारण चीन इसका फायदा ना उठाए, जो भी समस्या है उसको मिल बैठकर बात की जाएगी। और इसीलिए हमने देखा कि चाहे वो नागालैंड हो, फिर चाहे वो त्रिपुरा हो, फिर चाहे वो मणिपुर हो, इस पूरे क्षेत्र में आज के समय में शांति है। इसीलिए जो ये गोरखालैंड की मांग करने वाले लोग थे, अलग पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी पश्चिम बंगाल को अलग से एक यूनियन टेरिटरी या अलग राज्य बनाने की मांग जो कर रहे थे, एक बार फिर से
उस मांग ने तूल पकड़ा है। यहां आपको यह भी बता दूं कि ये जो गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, इसका समर्थन लेकर टीएमसी जब चुनाव थे इसका समर्थन लिया है, बीजेपी भी समर्थन लेती है, लेकिन जब बात आती है अलग राज्य बनाने की तो बीजेपी के सांसद अब कह रहे हैं, हालांकि जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं या पार्टी के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि ये सांसदों की, स्थानीय सांसदों की अपनी राय है, पार्टी लाइन नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी का ये बौखलारी भरा बयान कि मैं मर जाऊंगी लेकिन बंटने नहीं दूंगी, ये बयान ऐसे समय में आया है जब इस समय ये मांग उठ रही है, आम जनता भी इसके फेवर में है, और वो केवल इसलिए है कि क्षेत्र में ये देखा जा रहा है कि जो उत्तरी पश्चिम बंगाल है उसमें जो विकास होने थे वो नहीं हुए। दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब पश्चिम बंगाल जहां आप देखिए कि वो जो चिकन नेक की बात की जाती है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की जाती है, वो हमारे देश की रक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल अब घुसपैठियों का एक दरवाजा बन गया है, मतलब आप देखेंगे कि बांग्लादेश से जितने भी भारत के अंदर अगर घुसपैठिए घुसे हैं तो वो कहां से आए हैं, उनका गेट जो बन गया है, उनका गेट पश्चिम बंगाल है। वहां आकर घुसते हैं, फिर वहां उनके दस्तावेज तैयार होते हैं, फिर वहां एक गिरोह एक्टिव होते हैं और उनको भारत के अलग अलग राज्यों में फैला दिया जाता है। और इसमें जहां बीएसएफ की जिम्मेदारी है, लेकिन वहीं लोकल इंटेलिजेंस, लोकल पुलिस जब तक बीएसएफ के साथ गठजोड़ करके इस पर काम नहीं करेगी, ये घुसपैठ नहीं रोकी जा सकती। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है, इसकी जो सीमा लगती है बांग्लादेश से, उसके बीच में एक नदी है, जंगल है, और नदी होने की वजह से वहां बाड़ेबंदी और बाकी चीजें नहीं करी जा सकती, वो कठिन है, लेकिन आज तक की भी नहीं गई। और पानी के जरिए भी बहुत सारे लोग पार करके आ जाते हैं, तारों को लांग कर भी आ जाते हैं। तो इसलिए वहां की लोकल जो पुलिस है पश्चिम बंगाल की, उससे जब उम्मीद ये की जाती है कि वो बीएसएफ का साथ दे और ये पता लगाए कौन घुसपैठ करके आया है। लेकिन देखने में ये आया कि ममता बनर्जी को जब भी कभी इस तरह की बातें बोली गई, वो केंद्र सरकार के विरुद्ध खड़ा हो गई। यहां तक कि 50 किलोमीटर के अंदर तक बीएसएफ को जब अधिकार दिया गया था तलाशी लेने का, गिरफ्तारी करने का, घुसपैठियों को पकड़ने का, उसका भी ममता बनर्जी ने विरोध किया था। उस समय सवाल यह उठ रहा था कि ममता बनर्जी इसका विरोध क्यों कर रही है। तो एक ही कारण समझ में आया, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ हस्तक्षेप करे। हालांकि बीएसएफ केवल उस मामलों में हस्तक्षेप करती है जो मामले घुसपैठ से जुड़े हुए हैं। वो किसी लोकल गुंडा मवाली बदमाश को पकड़ने के लिए वो क्षेत्र में कार्रवाई नहीं करती, पुलिस का सहयोग लेती है। लेकिन यहां हमने देखा कि ममता बनर्जी सामने खड़ी हो गई थी। उन्होंने कहा मैं अपने राज्य में और पुलिस को निर्देश देती हूं कि बीएसएफ की एक्टिविटी पे वो नजर रखे। मतलब पुलिस को ही ये निर्देश दे दिए गए कि अगर बीएसएफ कोई मूवमेंट करती है तो उस पर नजर रखी जाए। और इसके कारण से जो घुसपैठिए थे उनके हौसले बढ़े। और जब ये घुसपैठ हो रही है तो ये पश्चिम बंगाल के हर क्षेत्र में घुसपैठिए फैल रहे हैं, पहचानना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में जब चीन से बॉर्डर लगता हो, जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस क्षेत्र में अगर जिस तरह से शर्जील इमाम सीए के विरोध के समय में एक नेता सामने आया था जो प्लानिंग कर रहा था कि चिकन नेक को किस तरह से हम कब्जे में कर सकते हैं, किस तरह से भारत के भूभाग से पूरे असम को काट सकते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को काट सकते हैं, ये जब खुलासा हुआ था तो देश चौंक गया था कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तो तभी से इस तरह के मंसूबे पालने वाले लोग, इस तरह से चीन के पिट्ठू काम करने वाले लोग, उनके ऊपर नकेल कसना बड़ा जरूरी है और उस दिशा में काम करना जरूरी है। तो ये जरूरी है कि ममता बनर्जी जो खुल करके इन घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी हो गई हैं, जब सीए का बात चली थी तब भी ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी थी कि मेरे यहां से एक भी व्यक्ति को मैं निकलने नहीं दूंगी। ये अड़बंदी है, और ये अड़बंदी इसलिए भी है कि कोई भी घुसपैठी अगर हमारे देश में आता है, दुनिया के जितने देश देख लीजिए, कहीं आप घुसपैठ करके यदि किसी को देखते हैं, पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है, कोई बोलने वाला नहीं है।
लेकिन ये केवल एकमात्र भारत है जहां घुसपैठियों का स्वागत किया जाता है, उनके दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, उनके लिए मानव अधिकारों की बात की जाती है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने के लिए वकील मुहैया हो जाते हैं और उनके लिए सरकारें पलक पावड़े बिछाकर उनको बिजली पानी का कनेक्शन दे देती है, फ्री में राशन दे देती है। ये भारत है जहां इस तरह की चीजें होती हैं, वो देश हित में नहीं है, ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब एक बार फिर से जब ये उत्तरी पश्चिम बंगाल को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बनाने की बात चली है, तो ये बात कहां तक जाएगी और ममता बनर्जी की धमकी का क्या असर होगा। वंदे मातरम।